वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स मोस्ट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। यह वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पैनल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल जवाब है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में लगता है, उसमें जो डायरेक्शन है वो किस नियम से हम लोग पता कर सकते हैं? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम स्क्रू नियम, या फिर एम्पियर का तैरने का नियम। तो कौन सा ऑप्शन है आप बताइए ऑप्शन में। बहुत ही अच्छा सवाल है। लॉरेंज बल जो होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लगता है। ठीक है, और आप लोग को लॉरेंज बल हमने बताया था एफ बराबर, आपको बताए थे क्यू वी क्रॉस आपका बी होता था। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी होता था, तो ये लॉरेंज बल है। और लॉरेंज बल की इसमें आपको दिशा पूछ रही है, डायरेक्शन, तो किस नियम से हम लोग निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग की बाम हस्त नियम से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। कह रहा है चुंबकीय बल क्षेत्र तीव्रता का या चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वेबर, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी गॉस, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल जवाब है। चुंबकीय बल का हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का क्या होता है आपका? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोगों को 35 में से कितना क्वेश्चन आया। ठीक है, तो तीसरा नंबर सवाल आपका बहुत ही सिंपल है। तांबा क्या होता है? तांबा क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अर्धचालक। तो बहुत ही सिंपल है, तांबा जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, वो विकर्षित होता है, तो डेट इज ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो याद रखिएगा तांबा जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही सिंपल है, ध्यान से पढ़िए। आप लोग इसका जानते हैं कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाना है तो किस वस्तु का हम लोग उपयोग करेंगे? कौन सा सबसे अच्छा रहेगा? वायु, नरम लोहा, नरम लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी में इस्पात, डी में है तांबा और निकेल के मिश्रित। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग जब भी जो है प्रबल बनाना रहता है विद्युत चुंबक, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? नरम लोहे का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, देखिए, कह रहा है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को है क्या कहते हैं? ये चुंबक होता है, आप लोग जानते हैं कि ये चुंबक है। ठीक है, और ये चुंबक है जिसमें दो ध्रुव बोला, ए एन हो गया और यहाँ पे एस हो गया, यहाँ एस मान लेते हैं और यहाँ एन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ध्रुव मान लीजिए, यहाँ पे ध्रुव यहाँ पे मान लीजिए। तो यहाँ से ध्रुव के बीच की जो लंबाई है हमने बताया था स्मॉल एल होता है, जिसको हम लोग चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 5 नंबर सवाल देख लीजिए। 5 के बाद 6 नंबर सवाल। 6 नंबर भी बहुत ही इजी है। देखिए ये सवाल कई बार पूछता है और आप बना भी सकते हैं कि विषुवत रेखा पर जो है चुंबकीय नमन कोण का मान, नमन का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। जब आपको विषुवत रेखा पर पूछेगा तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विषुवत रेखा पर जो है चुंबकीय नमन का मान 0 डिग्री होता है। और अगर अगर आपको पूछ देगा नमन कोण पर, तो जैसा कि हम इसमें देखिएगा आगे क्वेश्चन मिल जाएगा उस टाइप का। ये बताइए तब तक सही नंबर सवाल, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं चुंबकशीलता को म्यू से सूचित करते हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता एक से क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए ये सवाल है 8 नंबर। 8 नंबर सवाल भी बहुत ईजी है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कुल क्या कहलाता? तो हम बताए थे चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर को हम लोग दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कहते हैं। ये ऑलरेडी हम आपको बताए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग जानते हैं कि कोई चुंबकीय आघूर्ण है और चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। तो W बराबर हम बताए थे, फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग को याद होगा, एम बी इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए आ गया ना सवाल, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान। उसमें जो है विषुवत रेखा पर पूछा था और यहाँ पे नमन कोण पर। तो नमन कोण जब भी बोलेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। नमन कोण जब भी बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये तो आप बता सकते हैं कि निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है वो कितनी होती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आप जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर ए में है 4π × 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर। ऑप्शन नंबर बी में है 4π × 10⁻⁹ हेनरी बटा मीटर। ऑप्शन नंबर सी में है 4π × 10⁻⁶ हेनरी बटा मीटर। ऑप्शन नंबर डी में है 4μπ × 10⁻7 हेनरी बटा मीटर। तो आप लोगों ने याद किया होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि हवा, हवा यानी निर्वात, मतलब जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, तो निर्वात की जो चुंबकशीलता हम बताए थे वो कितना बताए थे, 4π × 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कुल टोटल हम लोग जो है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, स्वाभाविक है ऊंचाई कहने का मतलब कम से ज़्यादा में। तो ऊंचाई देखिए ये n1 है, आई n2 है, तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में मतलब कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना। तो एक कम है और दो ज़्यादा है, तो दूसरका में फेरा की संख्या ज़्यादा रहेगा और पहिलका में कम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सूट कर रहा है, ये वाला, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया टाइपिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला कम दूसरा में ज़्यादा होना चाहिए, किसमें, स्टेप अप में। ठीक है, स्टेप अप में, क्योंकि हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो कम से ज़्यादा बढ़ाना है, तो पहला में रहेगा कम, दूसरा में ज़्यादा। और अगर वहीं अपचाई रहेगा तो वोल्टेज घटाना है। और वैसे भी ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक से ज़्यादा, यहाँ पे पहल का यानी 1, दूसर का यानी 2। अगर ऊंचाई रहेगा तो स्वाभाविक है कि पहला बड़ा कि 1 बड़ा है कि 2, तो 2 बड़ा है तो 2 की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर यहीं अपचाई यहाँ पे बोल देता तो चुपचाप यहाँ देखिए समझिए, ई n1 होता और यहाँ पे n2 होता। अपचाई का मतलब होता घटना। तो बताइए 2 से छोटा कौन है, तो स्वाभाविक है इस साइड में, तो इस साइड में घूम जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि जो आपका ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है पहला प्राइमरी जो होता है कुंडली, उसमें फेरों की संख्या कम और दूसरका में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल में बहुत ही सिंपल है। 12 के बाद आ जाइए 13 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज। बहुत ही सिंपल है, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड कितने नियम दिए थे, याद है ना आप लोगों को, 2 नियम। और दोनों नियम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आपका सब्जेक्टिव पार्ट में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल में देख लीजिए। लेंज का नियम पालन करता है, किसको पालन करता है जी, बायो सावर्त के नियम को, संवेग संरक्षणता के सिद्धांत को, कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को, तो या आवेश संरक्षण का सिद्धांत को। तो लेंज का नियम हम बताए थे कि जब पढ़ाए थे कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियमों को पालन करता है। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल आ जाइए, बहुत सवाल अच्छा है, ये बताए थे। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, तो वेबर ना, तो वेबर होता है। यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर सवाल में आ जाए। 16 नंबर सवाल करा है कि डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, बहुत ही, डायनमो यानी जनरेटर, जनरेटर के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये तो सिंपल है, रटा हुआ है, आप लोग का माइंड में बैठा भी है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए प्रतिबाधा पूछा है। प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात, ये तीनों का, प्रतिबाधा हो गया एक, ठीक है, प्रतिबाधा पूछ सकता है, प्रतिघात भी पूछ सकता है, ठीक है, और एक होता है प्रतिरोध। ये तीनों का जब भी पूछेगा तो SI मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। ठीक है, SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर हो तो शक्ति गुणांक, जब भी शक्ति गुणांक पूछता है तो शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन टाइप कर दिया गया है, तो याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शक्ति गुणांक कितना होता है, cos फाई, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा।
टाइपिंग है मिस्टेक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि वैसा मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पे क्या चाहिए विद्युत, वैसा मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में ऊर्जा में बदलता है। तो हम लोग जानते हैं कि जनरेटर जो होता है उसको हम वो क्या करता है, करंट उत्पन्न करता है जनरेटर। तो ये जो है जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी यानी जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 20 नंबर सवाल में देखिए, 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं उसको परतदार क्यों रखा जाता है, किसको रोकने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, ट्रांसफार्मर में परतदार जो है क्रोड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसमें जो है ऊर्जा का काची हो, क्षय कम हो, ऊर्जा को रोका जा सके, है ना। तो और जो कि हम बताए थे कि ट्रांसफार्मर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब्जेक्टिव पार्ट भी है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उपचाई अपचाई हो गया, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके बाद आपका जो है ट्रांसफार्मर को मेनली देखा जाए तो 5 नंबर मार्क्स भी कवर कर सकता है। ठीक है, तो उसको माइंड में रखिएगा, याद रखना ही है। 21 नंबर सवाल में आ जाइए, ये देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा किस साइड से होती है, ई से बी की समांतर। ठीक है, बढ़िए। 22 नंबर में प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो है किस घटना पर, तो इससे सवाल पूछने वाला नहीं है, ये सब सवाल आपको याद ही हो रहना चाहिए क्योंकि ये सब सवाल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रकाश तंतु का संचार जो होता है ऑप्टिकल फाइबर, वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर काम करता है। ठीक है, बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब आप बताइए कि किस दर्पण के द्वारा जो है वस्तु का हमेशा छोटा और आभासी, छोटा हमेशा रहेगा और आभासी रहेगा। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि बराबर होता है, दैट इज रिजेक्टेड। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। और अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है और आभासी आभासी दोनों, तो ऑप्शन नंबर बी, लेकिन हमेशा छोटा चाहिए, तो हमेशा छोटा उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये सब 10 का क्लास का भी बच्चा बता देगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप लोग तो 10 से ही आए होंगे ना, तो याद रख लीजिएगा रेड का सबसे ज़्यादा। और अगर यहीं पे ऐसा सवाल कर देता था कि सबसे कम किसका होता है तरंग दैर्ध्य, तो सबसे कम होता था बैगनी का। ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहेगा, याद रखिएगा जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहेगा वो कम झुकेगा, कम विचलन होगा। ठीक है, विचलन इसका कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका विचलन कम, जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका विचलन जो है वो विचलन वो क्या हो जाएगा, अधिक होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका विचलन कम होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। ठीक है, 25 नंबर सवाल में देखिए, बहुत ही ये भी सवाल अच्छा है। हाँ ये देखिए पूछ दिया ना, पूछ रहा है कि म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, तो याद रख लीजिएगा म्यू -1 इंटू ए होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 26 नंबर सवाल में लेंस, ये तो 10 का लाइक सवाल है। आप बता सकते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर या मीटर इनवर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला आ जाइए, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो आभासी और सीधा, ये भी कॉन्सेप्ट याद करने लायक है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, 28 नंबर सवाल आ जाइए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है आपका इसमें काल्पनिक और उल्टा बन जाएगा। ठीक है, याद रखने का सवाल है। चलिए ये आप बता सकते हैं, ये सवाल पूछा गया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका के आवर्धन की क्षमता MO, यहाँ पे MO होगा, MO और ME है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ऑप्शन में सिंपल नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाइए 29 के बाद 30 में, 30 नंबर सवाल कह रहा है मनुष्य के आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये सब सिंपल लॉजिक है ना, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, हम लोग के नेत्र में जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, 31 नंबर सवाल कह रहा है मृग मरीचिका, ये आपको बताया हुआ है, मृग मरीचिका जो है, जो कि हम लोग बोलते हैं ब्रह्म, जो कि गर्म इलाकों में चिलचिलाती गर्मी में व्यक्ति को काशी होता है, भ्रम होता है, काची का भ्रम होता है कि वहाँ पे आगे जो है पानी का। ठीक है, तो पानी का भ्रम होता है, तो उसको क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे ना,
तो उस कौन सा परावर्तन पर, कौन सा नियम पर, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन पर डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखिएगा। मृग मरीचिका हीरा क्यों चमकता है, तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए जब लाल शर्ट पर आप हरा प्रकाश डालिएगा, रेड पर, ये रेड है, और रेड पर आप कांची के डाल दीजिएगा, जैसे मान के चलिए देखिए रेड है, पूरा रेड नहीं हो पा रहा है लेकिन इसमें देखिए हो पाएगा या नहीं, ये रेड है, और रेड में अगर कांचे डाल दीजिएगा हरा, तो ये कौन सा कलर मिक्स तो ये हो नहीं पाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा। तो रेड पर अगर ग्रीन डालिएगा तो आपका कौन सा इमेज बन जाएगा, आपका ये वाला इमेज बन जाएगा, ब्लैक। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल कह रहा है कि एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है। पतला फिल्म का जो रंग का कारण होता है वो होता है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, प्रकीर्णन नहीं, व्यतिकरण हो जाएगा। 34 नंबर सवाल जो कि अभी बताएं, प्रकाश तंतु जो कि ऑप्टिकल फाइबर होता है किस घटना पर, रिपीट सवाल हो गया। ठीक है, तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, पूर्णांतरिक परावर्तन पर। लास्ट सवाल बहुत ही ईजी है। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ये तो सिंपल है ना जी। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच म्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग का 35 में से कम तो 30 प्लस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल था। तो कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कितना जो है 35 में से आप लोग का कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप का। आप लोग का बायोलॉजी रहेगा, बायोलॉजी का भी पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा, उसमें भी आप लोग देखिएगा कितना आप लोग का होता है। जो कि सवाल जो भी निकाल रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट